हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन बायोलॉजी क्लासेज में। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, एनाटमी ऑफ एंजियोस्पर्म। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एनाटमी होती क्या चीज़ है। तो एनाटमी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट। इसका मतलब है कि प्लांट के अंदर की जो व्यवस्था होती है उसी का स्टडी करना ही एनाटमी कहलाता है। जैसे प्लांट के अंदर जो स्टील का रीजन होता है, कार्टेक्स का रीजन होता है, एपिडर्मिस का रीजन होता है, कितने टाइप के वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, कितने टाइप के मेरिस्टम्स पाए जाते हैं, फिर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है, तो इन सब का जो स्टडी है वो हम एनाटमी के अंतर्गत करते हैं। तो थोड़ा सा ये जटिल टॉपिक भी है, यहाँ से काफ़ी कुछ आपको सीखना होगा, काफ़ी कुछ समझना होगा। तो पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा, तो ये टॉपिक आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, टिश्यू क्या चीज़ होता है, ऊतक जिसे कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सेल से टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है, इसके बाद आर्गन बनता है, फिर आर्गन सिस्टम बनता है, इसके बाद एक प्लांट बॉडी बनती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। टिश्यू रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन ओरिजिन एंड टुगेदर परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। इसका मतलब है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कि ओरिजिन में कॉमन हो, मतलब कि जिनकी उत्पत्ति सेम जगह पर सेम टाइमिंग पर होती है और सेम फंक्शन को परफॉर्म भी करे, मतलब सभी कोशिकाएं मिलकर एक ही कार्य को अंजाम देती हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। इसका मतलब है कि जो ऊतक है वो कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो कि एक ही साथ उत्पन्न होती हैं और फिर एक ही साथ मिल करके एक ही कार्य को अंजाम भी देती हैं। तो उन्हीं को टिश्यू कहा जाता है। तो प्लांट में जो टिश्यू होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है कि ऐसे टिश्यू जिनमें अब भी विभाजन की क्षमता बनी रहती है, लगातार उनमें विभाजन की क्षमता बनी रहती है, उसी को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जिन टिश्यू में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, उनका विभेदन हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, पार्टिकुलर कार्य के लिए उनका सेपरेशन हो जाता है, तो वो परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है साधारण तौर पर। तो इस प्रकार से टिश्यू दो प्रकार के हो गए। एक ऐसे टिश्यू जिनमें विभाजन करके नए कोशिका बनाने की क्षमता होती है और दूसरे ऐसे टिश्यू जिनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो जिनमें विभाजन की क्षमता मौजूद है उन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या हिंदी में विभज्योतक कहते हैं, और जिनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो गई है उन्हें हम परमानेंट टिश्यू या अस्थाई ऊतक कहते हैं। तो चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में अभी हम लोग इस लेक्चर में बात नहीं करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, टर्म मेरिस्टेम वाज क्वाइंड बाय नागेली 1858। तो पहला पॉइंट आपकी टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से यही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि मेरिस्टेम शब्द किसने दिया था या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शब्द किसने दिया था। तो वो नागेली नामक साइंटिस्ट ने दिया था 1858 ईस्वी में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि टर्म मेरी स्टेम सबसे पहले किसने दिया था, नागेली ने। कब दिया था, 1858 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मेरी स्टेम होते क्या चीज़ है। तो लिखा है कि मेरी स्टेम्स आर सिंपल लिविंग टिश्यू हैविंग थिन वॉल्ड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इमेच्योर सेल। इसका मतलब है कि ये पतली भित्ति वाले कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब होता है सघन व्यवस्थित इमेच्योर सेल्स होते हैं। इमेच्योर का मतलब होता है अपरिपक्व सेल होते हैं, व्हिच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, और ये नई कोशिकाएं बनाते हैं।
तो वही चीज़ें हमने अभी आपको समझाया भी था कि मेरिस्टेम से या विभज्योतक जो होते हैं वो ऐसे टिश्यू होते हैं जिनकी कोशिकाएं इमेच्योर होती हैं, अपरिपक्व होती हैं और उनमें विभाजन की क्षमता होती है, जिससे कि वो नई नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो उसी को मेरिस्टेम कहते हैं। और मेरिस्टेम शब्द किसने दिया था सबसे पहले? नागेली ने दिया था 1858 ईस्वी में। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मेरिस्टेम होता क्या चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन द मेरिस्टेम आर क्लासिफाइड एज, मतलब ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो मेरिस्टेम्स होते हैं वो दो प्रकार से यहाँ पर बांटे गए हैं। पहला है प्राइमरी मेरिस्टेम और दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है? ऐसा मेरिस्टेम जो कि जन्मजात होता है। जैसे ये मान लीजिए एक सीड है, बीज है, तो इस बीज के दो पोर्शन होते हैं। ऊपर का पोर्शन कहलाता है प्लूम्यूल और नीचे का पोर्शन कहलाता है रेडिकिल। तो प्लूम्यूल से क्या बनता है? सूट बनता है। और रेडिकिल से क्या बनता है? रूट बनता है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जो प्लूम्यूल का सबसे ऊपर का पोर्शन है यहीं पर पाया जाएगा मेरिस्टेम। यहीं से कोशिकाएं लगातार बनेंगी, मतलब विभाजन होंगी। फिर ये प्लूम्यूल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ पर पहुँच जाएगा ये मेरिस्टेम। फिर यहाँ पर डिवीजन होगा तो फिर ये कोशिकाएं बढ़ जाएंगी और यहाँ पर पहुँच जाएगा मेरिस्टेम। तो ये जो मेरिस्टेम्स होते हैं ये प्लूम्यूल में भी पाए जाते हैं और रेडिकिल में भी पाए जाते हैं। रेडिकिल से जड़ का विकास होता है और प्लूम्यूल से सूट का विकास होता है। तो जो रूट का विकास होगा तो यहाँ पर रूट के एपेक्स पर पाए जाते हैं ये। इसके बाद फिर यहाँ पर रूट और बड़ी हो जाती है तो ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से इनमें लगातार डिवीजन की क्षमता बनी रहती है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि जिनका ओरिजिन जन्मजात होता है, मतलब जैसे ही एक नया पौधा बनता है सीड से, वैसे ही ये टिश्यू बन जाते हैं और ये जीवन पर्यंत पौधों में पड़े रहते हैं, लगातार पौधे की लंबाई बढ़ाते रहते हैं। तो उसे कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है कि परमानेंट टिश्यू में जब जरूरत पड़ने पर कभी विभाजन की क्षमता आ जाए तो उसे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। मतलब साधारण तौर पर विभाजित नहीं करता है, साधारण तौर पर ये परमानेंट टिश्यू होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसमें भी विभाजन की क्षमता आ जाती है, तो उसी को हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वो जन्मजात मेरिस्टेम नहीं होता, वो बाद में मेरिस्टेम बनता है। पहले वो परमानेंट टिश्यू होता है। तो चलिए देखिए प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है। दीज ओरिजिनेट फ्रॉम द इम्ब्रियोनिक स्टेज। वही जो हमने अभी बताया कि इनका जो ओरिजिन होता है वो कब होता है? इम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होता जाता है, भ्रूणावस्था में ही इनका विकास हो जाता है ऑफ द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। मतलब प्लांट बॉडी में इनका लोकेशन कहाँ पर है, उस आधार पर इन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा होता है लैटरल मेरिस्टेम। तो प्लांट बॉडी में इनकी स्थिति के आधार पर कि किस पोजीशन पर ये मौजूद है, उस आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। तो यहाँ पर देखिए मेरिस्टेम के बंटवारे का दो तरीका है, एक तो ओरिजिन के आधार पर और दूसरा है प्लांट बॉडी में इनके लोकेशन के आधार पर। तो जो लोकेशन वाला होगा वो प्राइमरी मेरिस्टेम का ही एक टाइप हो जाएगा यहाँ पर। अब चलिए इसको फिर देखते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम में तीनों जो पार्ट हैं उनको अलग अलग। ये देखिए एपिकल मेरिस्टेम आकर एट द एपिक्स ऑफ सूट एंड रूट। ये सूट और रूट, जड़ और प्ररोह के शीर्ष पर पाया जाता है। एपिकल, एपिकल का मतलब ही होता है शीर्ष, शीर्ष विभज्योतक।
तो शीर्ष का मतलब है कि ये जड़ के भी शीर्ष पर होगा और स्टेम के भी शीर्ष पर होगा। रूट और शूट दोनों के ही शीर्ष पर ये पाया जाता है। जैसे चलिए अभी आगे एक फिगर बना के समझाएंगे। तो एपिकल मेरिस्टेम को आप समझ गए, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? शीर्ष पर पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। These are detached part of apical meristem and occur between the cells of permanent tissue, that is the nodes of many monocot। इसका मतलब है, चलिए इसको एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं, कहीं पे सादा पेज मिलता है। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, ऐसे बनाते हैं पहले। ये मान लीजिए हमारा हो गया एक प्लांट, ठीक। तो ये प्लांट का जो शीर्ष पार्ट है इसी को हम कहते हैं एपेक्स। ये है एपेक्स या शीर्ष पार्ट है। इस पर लिखने में थोड़ी सी समस्या होती है, आप समझ जाइएगा। ए बना है, ये एपेक्स है। तो यहाँ पर जो मेरिस्टेम है यही कहलाएगा एपिकल मेरिस्टेम। अब होगा क्या कि ये एपिकल मेरिस्टेम जब विभाजित हो जाएगा तो ढेर सारी कोशिकाएं बना लेगा। तो जो कोशिकाएं यहाँ पर बनेंगी वो कोशिकाएं, तो जब यहाँ पर नई कोशिकाएं बनेंगी तो पुरानी कोशिकाएं यहाँ पर नीचे खिसक जाएंगी और ये एपिकल मेरिस्टेम ऊपर बढ़ जाएगा, फिर वहां पर जाकर विभाजन करेगा। मिनट, ये कट जा रहा है पूरा काटने पे। चलिए इसको ऐसे समझिए। जैसे जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम, ये कभी यहाँ पे हुआ करता था, तो यहाँ पे फिर परमानेंट टिश्यू ने इनका स्थान ले लिया तो ये यहाँ पे चला गया। फिर यहाँ पर परमानेंट टिश्यू ने इसका स्थान ले लिया तो यहाँ पर चला गया। इस प्रकार से एक जो छोटा सा पौधा होता है वो लगातार इस प्रकार से लंबाई अपना बढ़ाता रहता है। तो जो पौधे की लंबाई बढ़ती है वो किसकी वजह से बढ़ती है? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ती है। चाहे वो जड़ की लंबाई हो, चाहे वो तने की लंबाई हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है ये पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाता है, इसका कुछ पार्ट यहाँ पर बीच में ही छूट जाता है। उसी को कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मतलब कि एपिकल मेरिस्टेम का वह पार्ट जो कि आगे बढ़ने से चूक गया हो और वो परमानेंट टिश्यूज के बीच में ही रह जाता है, उसी को हम कहते हैं यहाँ पर, उसी को हम कहते हैं यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द डिटैच्ड पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। वही चीज लिखा है कि एपिकल मेरिस्टेम का ये छूटा हुआ पार्ट होता है जो कि परमानेंट टिश्यूज के बीच बीच में मौजूद होता है। तो साधारण तौर पर ये घासों में पाया जाता है। घासों में मेनी मोनोकाट्स के नोड्स पर पाया जाता है, जिससे कि पौधे की ब्रांचिंग ज़्यादा होती है। जैसे आप देखते हैं घास फूस में कि बहुत ज़्यादा ब्रांचें इधर उधर निकलती हैं, तो उसी जो नोड्स होते हैं नोड्स पर ये अक्सर रह जाते हैं। वहाँ पर ये विभाजन कर करके पौधों में ब्रांचिंग करने का काम करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इनका भी काम क्या होता है? पौधों की लंबाई को बढ़ाना। एपिकल मेरिस्टेम का भी वही काम है, पौधों की लंबाई को बढ़ाना, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम का भी वही काम है, पौधों की लंबाई को बढ़ाना। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम का एक और काम है। जैसे आप जानते हैं जो घास वगैरह होते हैं इनको भेड़ बकरियां गाय भैंस ये जाके चर लेते हैं ऊपर से। तो हर्बीवोर्स जो होते हैं घासों को खा जाते हैं। तो जब शीर्ष भाग खा जाएंगे तो एपिकल मेरिस्टेम खा जाएंगे तो फिर घास बढ़ेगी कैसे? तो यहाँ पर जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम अब पड़ा हुआ है वही यहाँ पर फिर से क्या करता है, घास की लंबाई को बढ़ाता है। फिर से यहाँ पर जानवर जाएंगे खा लेंगे, फिर से जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम रहेगा फिर वो घास की लंबाई को बढ़ाता रहता है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का यही काम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है? देखिए पौधा केवल लंबाई में ही नहीं बढ़ता है। जैसे आप एक नया पौधा जब लगाते हैं तो पौधा बिल्कुल पतला सा इस तरीके से रहता है, पतला सा पौधा होता है। लेकिन समय के साथ जैसे आपने एक आम का पेड़ लगाया है तो वो आम का पेड़ इस तरीके से काफ़ी मोटा हो जाएगा।
तो इस पौधे की मोटाई में जो वृद्धि हुई है ये किसकी वजह से हुई है, कौन मोटाई को बढ़ाया है, तो वो लेटरल मेरिस्टेम बढ़ाता है। तो लेटरल मेरिस्टेम में कार्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम, दो ऐसे कैम्बियम पाए जाते हैं जो कि यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम कहलाते हैं और ये पौधों की मोटाई को बढ़ाने का काम करते हैं। अब यहाँ से आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वैस्कुलर कैम्बियम अभी आपको आगे हम समझा रहे हैं फिगर के माध्यम से क्या होता है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, वैस्कुलर कैम्बियम इज प्राइमरी मेरिस्टेम इन वर्जिन, मतलब उत्पत्ति की दृष्टिकोण से तो ये प्राइमरी होता है, क्योंकि ये वैस्कुलर कैम्बियम जो होता है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाता है, बट सेकेंडरी मेरिस्टेम इन फंक्शन, लेकिन कार्य की दृष्टिकोण से ये कैसा होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है, वैस्कुलर कैम्बियम जो होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच का कैम्बियम, उसी को वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। तो जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है ये ओरिजिन में प्राइमरी होता है, लेकिन फंक्शन में ये कैसा होता है, सेकेंडरी होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है, लिखा है कि दीज मेरिस्टेम्स आर सेकेंडरी इन वर्जिन, ये उत्पत्ति में सेकेंडरी होता है। इसका मतलब है कि पहले से ये इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, जब जरूरत पड़ती है तब बाद में इनमें विभाजन की क्षमता आ जाती है। तो इसी को कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, मतलब शुरुआत में ये विभाजित होने वाला नहीं था, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसने अपने आप को विभाजन की योग्य बना लिया है, तो इसीलिए ये सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाता है। तो दीज मेरिस्टेम्स आर सेकेंडरी इन वर्जिन दैट इज टिश्यू ऑफ परमानेंट नेचर व्हेन नेसेसरी बिकम मेरिस्टेमेटिक, जब जरूरत होती है तब क्या हो जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। एंड डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, और डिवाइड होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। अब दोनों टाइप कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब देखिए, पहले तो आप कैम्बियम जान लीजिए होता क्या चीज़ है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसलिए अगर बोर्ड पर समझाते तो ज़्यादा बेहतर आपको समझा सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर लिखना इम्पॉसिबल होता है, मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो लिखा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता क्या चीज़ है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं, ये पूरा चीज़ ऐसे ये बना हुआ है, इसको हम बाहर बना रहे हैं, ये चीज़ ये कहलाता है वैस्कुलर बंडल। इस वैस्कुलर बंडल के दो पार्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए, जो अंदर वाला पार्ट ऐसे आप लाइनिंग देख रहे हैं, इसे कहा जाता है जाइलम, इसे कहते हैं जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है कि जड़ों द्वारा अवशोषित किए गए जल को पत्तियों तक पहुंचाना। तो जाइलम का काम होता है जल ले जाना, जैसे जाइलम जैसे जल ले जाना, ठीक। और इसके ऊपर होता है फ्लोयम, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये कहलाता है फ्लोयम। तो फ्लोयम का पार्ट होता है कार्य होता है फूड ले जाना। तो एफ फॉर फ्लोयम और एफ फॉर फूड। तो फ्लोएम का काम होता है फूड ले जाना, कहाँ से, कि जो पत्तियों में भोजन बनता है उस भोजन को पूरे पेड़ में बंटवारा करने का काम जो करेगा वो कौन करेगा, फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक पट्टी होती है, इस पट्टी में विभाजन की जन्मजात क्षमता होती है, मतलब इम्ब्रियानिक स्टेज से ही इसमें विभाजन की क्षमता होती है। इसी को हम कहते हैं कैम्बियम, इसी को क्या कहा जाता है, कैम्बियम। तो ये आप देख रहे हैं जहाँ पर ये मोटा सा ये लाइनिंग किया गया है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक पट्टी नुमा संरचना पाई जाती है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। इसी पट्टी नुमा संरचना को हम कहते हैं कैम्बियम। तो इसी को कहते हैं फैसिकुलर कैम्बियम, इसी को क्या कहते हैं, फैसिकुलर कैम्बियम। फैसिकुलर कैम्बियम कौन सा कैम्बियम होता है, जो कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में मौजूद होता है उसी को कहते हैं फैसिकुलर कैम्बियम, या एक ही वैस्कुलर बंडल के बीच में मौजूद होता है, इसी को कहते हैं फैसिकुलर कैम्बियम।
बाकी यहाँ पर क्या होता है, पिथ होता है, बीच में क्या होता है, पिथ होता है। ये सब स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया जाएगा जब एनाटमी आप स्टेम और एनाटमी आप रूट पढ़ाएंगे, तब आपको ये सब विधिवत पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बीच में पिथ होता है, और पिथ का जो पोर्शन यहाँ पर देखिए इनके बीच में मौजूद है, मीन्स वैस्कुलर बंडल्स के बीच में मौजूद है, इसे हम कहते हैं मेडुलरी रे। इन्हें कहा जाता है मेडुलरी रे। तो जो मेडुलरी रे की कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं, मतलब ये कैम्बियम की तरह कार्य नहीं करती हैं। अभी हमने बताया कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है, जिनका काम होता है विभाजन करना। अगर ये कैम्बियम बाहर की तरफ मतलब इधर विभाजन करेगा, तो ये नया फ्लोएम बनाएगा, जिसे कहेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। और अगर ये कैम्बियम अंदर की तरफ विभाजन करेगा, तो ये जाइलम बनाएगा, जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी जाइलम। तो जाइलम, ये कैम्बियम कभी बाहर विभाजित करता है, कभी अंदर करता है, तो ज़्यादातर अंदर ही करता है, मीन्स जाइलम ज़्यादा बनाता है और फ्लोएम कम बनाता है। तो ये कैम्बियम दोनों तरफ विभाजित होता है, बाहर विभाजित किया तो फ्लोएम बना दिया, अंदर विभाजित किया तो जाइलम बना दिया। ठीक है। तो यहाँ पर जो कैम्बियम है इस वैस्कुलर मंडल में, वो तो नया जाइलम और फ्लोएम बना देगा, लेकिन जो बीच में यहाँ पर जिसे आप मेडुलरी रे कहते हैं, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो होता क्या चीज है कि इस कैम्बियम के प्रभाव की वजह से, आप समझने के लिए ये जान लीजिए कि इन सेल में भी विभाजन की क्षमता बाद में आ जाती है। ये तो जन्मजात विभाजन वाला है, जो पहले से मौजूद है जाइलम फ्लोएम के बीच, ये तो जन्मजात विभाजन वाला है। लेकिन ये जो दो वैस्कुलर बंडल के बीच में मेडुलरी रे है, इसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं है, लेकिन बाद में इनमें भी विभाजन की क्षमता आ जाती है, जिससे ये भी एक कैम्बियम की तरह व्यवहार करने लगती है। जो ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये बाद में कैम्बियम की तरह बिहेव करने लगती है, मतलब ये भी विभाजन करने लगती है। तो इसी को कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है कि दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो यहाँ पर कैम्बियम बन रहा है, अब उसको कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो आप दोनों कैम्बियम में अंतर देखिए, ये पहला वाला जो फैसिकुलर कैम्बियम है, या इसी को इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोल सकते हैं, इसमें तो जन्मजात विभाजन की क्षमता है, लेकिन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये बाद में बना है विभाजन वाला, इसमें पहले विभाजन की क्षमता नहीं थी। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ये कैसा मेरिस्टम है, ये सेकेंडरी मेरिस्टम है। ये कैसा मेरिस्टम है, सेकेंडरी मेरिस्टम है। और जो फैसिकुलर कैम्बियम है, ये कैसा मेरिस्टम है, ये प्राइमरी मेरिस्टम है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टम है और कौन सा कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टम है। तो जो फैसिकुलर कैम्बियम होता है वो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, और जो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम होता है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। अब आगे आपको ये और अच्छा से समझ में आएगा, जिस समय आप पूरी एनाटमी पढ़ चुके होंगे, तो ये टर्म आपको विधिवत समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ होता है। अब देखिए क्या लिखा है, उसी को हम जान लेते हैं। द वर्टिकल स्ट्रिप The vertical strip of parenchymatous cells of medullary range living between the fascicular cambium of two vascular bundles becomes meristematic and called interfascicular cambium। कुल मिला जुला के यही लिखा है कि भैया दो वैस्कुलर बंडल के बीच में यहाँ पर जो मेडुलरी रे है या जो पैरेनकाइमेटस सेल है, इसमें भी विभाजन की क्षमता आ जाती है, तो इसे हम इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, जो कि एक सेकेंडरी मेरिस्टम का एग्जाम्पल है। तो उम्मीद है अब आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा हमारा सेकेंडरी कैम्बियम होता है, सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, वो है कार्क कैम्बियम। कार्क कैम्बियम, कार्क कैम्बियम क्या होता है? वैसे कार्क कैम्बियम को अभी आप ना ही समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये समझ में अभी इतना आसानी से आने वाला नहीं है। जब तक आप पूरा एनाटमी नहीं समझ पाएंगे, तब तक कार्क कैम्बियम को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए आपको हम बता देते हैं कार्क कैम्बियम के बारे में। नीचे अगर जगह हो लेते हैं, फिर बनाते हैं स्ट्रक्चर इसका हम। चलिए यहाँ पर देखिए हमारे पास सादा जगह, और यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखिए किसी भी स्टेम को अगर हम काटेंगे सेक्शन उसका, तो सबसे बाहर उसका होता है एपिडर्मिस। ठीक।
और बीच में उसका होता है स्टील का भाग। स्टील में क्या क्या आता है, इंडोडर्मिस आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा पेरीसाइकिल वाला पोर्शन आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम आ जाएंगे। इस तरीके से ये जाइलम और फ्लोएम मिल करके इसी में हो जाते हैं अपना जाइलम फ्लोएम। ये आपका कैम्बियम हो गया। यहाँ बीच में पित्त हो जाता है, यहाँ पर ये सब बिलियरी रेज हो जाती है। ठीक है, और ये जो आपका है ये कार्टेक्स कहलाता है। ये जो शेष बचा हुआ पार्ट है ये कार्टेक्स। तो सबसे बाहर ये हो गया इपीडर्मिस, ये हो गया कार्टेक्स, ये हो गया इंडोडर्मिस, ये हो गया पेरीसाइकिल, ये हो गया वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम, बीच में ये पित्त हो गया, यहाँ पर बिलियरी रेज हो गया। तो अभी आपको हमने बताया था कि यहाँ पर ये कैम्बियम जो है इसे कहेंगे फैसिकुलर कैम्बियम, और जो बाद में यहाँ पर कैम्बियम बनेगा ये कहेगा इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। तो फैसिकुलर कैम्बियम और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम मिल करके पूरा एक कैम्बियम रिंग बना लेते हैं। अब दोनों का काम खत्म। अब आप केवल इतना समझिए कि एक कैम्बियम बन गया। अब ये कैम्बियम क्या करेगा, अंदर विभाजन करके जाइलम ढेर सारा बनाएगा। तो जाहिर सी बात है जब अंदर ढेर सारा नया जाइलम बनेगा तो ये बाहर की भित्ति पर प्रेशर पड़ेगा, जिससे ये जितने भी फ्लोएम है, चाहे प्राइमरी फ्लोएम है चाहे सेकेंडरी फ्लोएम है, इंडोडर्मिस है, साइकिल है, कार्टेक्स है, सबके ऊपर दबाव पड़ेगा। तो ये जो सेकेंडरी जाइलम नया बन रहा है ये दबाव डाल डाल के इन सबको पूरा बिल्कुल क्रश कर देता है, तोड़ मरोड़ के रख देता है, ख़त्म कर देता है। एक तरीके से समझिए कि पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर इसका कार्टेक्स कहाँ चला गया, इसका पेरीसाइकिल कहाँ गया, इंडोडर्मिस कहाँ गया, फ्लोएम कहाँ गया, सबको ये समाप्त कर देता है। मतलब एक दैत्य की तरह ये कार्य करने लगता है। कौन? सेकेंडरी जाइलम। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जब अत्याचार बढ़ रहा है तो किसी न किसी भगवान को अवतार लेना पड़ता है। उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि कार्टेक्स की कुछ कोशिकाएं यहाँ पर अब कैम्बियम की तरह व्यवहार करने लगती है, मतलब मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं। जो कार्टेक्स की सेल्स यहाँ पर परमानेंट हो चुकी हैं वो क्या करेंगी, अब यहाँ पर उनमें भी विभाजन की क्षमता आ जाती है और वो भी विभाजित करने लगती है। तो उसी को कहते हैं कार्क कैम्बियम। मतलब कि कार्टेक्स की कोशिकाओं में जब विभाजन की क्षमता आ जाए तो ऐसी कैम्बियम को हम कहते हैं कार्क कैम्बियम। तो कार्क से आप कार्टेक्स समझ सकते हैं, और कैम्बियम का मतलब होता है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। तो कार्क कैम्बियम को ही एक दूसरे नाम से जाना जाता है फेलोजन। क्या कहते हैं? फेलोजन। तो जन मतलब होता है जनरेटिव, जनरेटिव मतलब होता है बनाने वाला। तो फेलोजन या कार्क कैम्बियम ये दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं। चाहे आप कार्क कैम्बियम बोल दीजिए, चाहे आप फेलोजन बोल दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फेलो फेलो काफ़ी बार आएगा तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है परीक्षा में, इसीलिए इसको इतना हम क्लियर कर रहे हैं। तो जिस कार्क कैम्बियम में विभाजन की क्षमता यहाँ पर आई है उसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं फेलोजन। अब ये फेलोजन अगर अंदर की तरफ विभाजित करके कोशिका बनाएगी तो जो कोशिकाओं का लेयर बनेगा उसे हम कहते हैं फेलोडर्म। उसे क्या कहते हैं? फेलोडर्म। ठीक है ना? इसका मतलब है कि ये जो कार्क कैम्बियम है या फेलोजन है वो अगर अंदर की तरफ विभाजित करके नई लेयर बनाया तो उस नई लेयर को हम कहेंगे फेलोडर्म। और अगर यही कार्क कैम्बियम बाहर की तरफ विभाजन किया और वहाँ पर नया लेयर बना दिया तो उसे हम कहेंगे कार्क। उसे हम क्या कहेंगे? कार्क। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तरफ कार्क कैम्बियम कार्क बनाएगा बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ क्या बनाएगा? फेलोडर्म बनाएगा। और तीनों को संयुक्त रूप से मतलब फेलोजन, फेलोडर्म और जो कार्क बना है, कार्क का दूसरा नाम होता है फेलम। कार्क का दूसरा नाम क्या होता है? फेलम। मतलब कि कार्क कैम्बियम बाहर की तरफ फेलम बनाएगा और अंदर की तरफ फेलोडर्म बनाएगा, या कह लीजिए कार्क कैम्बियम बाहर की तरफ कार्क बनाएगा, अंदर की तरफ फेलोडर्म बनाएगा। तो फेलम,
फेलोजन, फेलोडर्म। 3 फेल फेल वाले हो गए भैया। एक तो फेलोजन हो गया जो कि बना रहा है, बाहर बनाया तो फेलम बनाया, अंदर बनाया तो फेलोडर्म बनाया। तो फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म तीनों को मिला करके हम एक नया नाम दे देते हैं, उसे कहते हैं पेरिडर्म। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पेरिडर्म। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमने लिखा है उस पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि कार्क कैम्बियम या फेलोजन। कार्क कैम्बियम को हम किस नाम से जानते हैं, फेलोजन के नाम से। तो हमने अभी बताया कि कार्टेक्स की कुछ कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता आ जाती है, उसी को कार्क कैम्बियम कहते हैं और इसी को हम फेलोजन के नाम से जानते हैं। अगर ये फेलोजन अंदर की तरफ कट करता है, मतलब अंदर की तरफ सेल बनाता है, तो फेलोडर्म बनाएगा। और इसी फेलोडर्म को हम दूसरे भी नाम से जानते हैं, सेकेंडरी कार्टेक्स। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनमें से सेकेंडरी कार्टेक्स किसका नाम है, फेलोडर्म, फेलोजन। तो चूंकि सब फेलो फेलो हो जाते हैं, सब उसी में फेल हो जाता है। इसलिए आप विधिवत समझिएगा कि सेकेंडरी कार्टेक्स कौन बनेगा, फेलोडर्म जो बनाएगा वो सेकेंडरी कार्टेक्स हो। ये फेलोडर्म जो बनेगा अंदर की तरफ, वो सेकेंडरी कार्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि अगर ये बाहर की तरफ कट करता है, मतलब फेलोजन जो है अगर बाहर की तरफ कट करता है, तो वो बनाएगा कार्क सेल, या इसी को कहेंगे फेलम। ठीक है ना, तो हमने अभी बताया था कि कार्क या फेलम दोनों एक ही चीज होता है। तो इस कार्क में सुबेरिन जम जाता है, जिससे ये थोड़ा सा दृढ़ हो जाती है, थोड़ा सा मजबूत हो जाती है। द फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म तीनों को कॉमनली नोन एज पेरिडर्म। फेलम कहाँ होता है, बाहर की तरफ। फेलोजन बीच में, जो कि बनाने का काम करता है। फेलोडर्म कहाँ होता है, अंदर की तरफ। तीनों को मिला करके कॉमनली किस नाम से जानते हैं, पेरिडर्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पॉइंट है, लिखा है कॉमर्शियल कार्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओक ट्री क्वेरकस सुबर। ये एक प्लांट का नाम है क्वेरकस सुबर। इससे हमें कॉमर्शियल कार्क प्राप्त होता है। वैसे जो हम लोग कॉमर्शियली यूज करते हैं वो लकड़ी यूज करते हैं, तो कॉमर्शियली जो लकड़ी यूज किया जाता है वो तो सेकेंडरी जाइलम होता है, लेकिन कॉमर्शियल कार्क हमें केवल इस एक पौधे से प्राप्त होता है जिसका नाम है क्वेरकस सुबेर। तो आगे आपको ये हम फिगर के माध्यम से और विधिवत समझाएंगे कॉमर्शियल कार्क क्या चीज होता है। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इनमें से किस प्लांट से हमें कॉमर्शियल कार्क प्राप्त होता है, तो वो क्वेरकस सुबेर से प्राप्त होता है, जिसे ओक ट्री के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद लिखा है ऑल द डेड सेल्स आउटसाइड द कार्क कैम्बियम आर फेलोजन, इपिडर्मिस, कार्टेक्स एंड कार्क कॉन्स्टिट्यूट द बार्क। यहाँ पर देखिए बार्क मीन्स क्या होता है, पौधे की छाल। तो पौधे की छाल में कौन कौन शामिल है, इपिडर्मिस, कार्टेक्स और कार्क। केवल कार्क ही शामिल है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि फेलोजन और फेलोडर्म ये बार्क में शामिल नहीं होते हैं। बार्क के अंदर इनमें से केवल कार्क या फेलम ही शामिल होता है, बाकी कार्टेक्स और इपिडर्मिस होता है। तो इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन बना के आपको फंसाने का प्रयास किया जाता है कि इसमें से कौन सा बार्क का पार्ट नहीं है। दे देगा कार्क है, कार्क कैम्बियम है, या फिर आपका फेलोडर्म है, या फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म करके दे देगा। तो तीनों फेल में आप फेल मार जाएंगे। इसलिए आप जान लीजिए कि केवल कार्क जो होता है वही बार्क, कार्क बार्क, आप ऐसे याद कर लीजिए कि कार्क बार्क। तो यहाँ पर जो बार्क का पार्ट है वो कौन है, केवल कार्क है, बाकी और कोई नहीं है। तो यहाँ तक आप उम्मीद है समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेरी स्टेम से संबंधित कुछ थ्योरीज दी गई हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और अगर इन सब का आपको PDF नोट्स चाहिए फ्री में, तो हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर जा कर के प्राइम बायोलॉजी क्लासेज लिख करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री में PDF प्राप्त हो जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन हमारा बढ़ेगा और आपके लिए कुछ अच्छी वीडियोज इसी तरीके से